Good afternoon, students. Once again, it is time to continue with chapter Federalism. जैसा कि आप जानते हैं कि हम Federalism chapter पढ़ रहे हैं. In my previous video, I have explained what is Federalism, key features of Federalism, and difference between the coming together and holding together. Now you can see the difference between the unitary system and federal system. हम देखेंगे कि यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलता है. देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स और सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. यूनिटरी सिस्टम में आप देखेंगे गवर्नमेंट का एक ही लेवल रहता है जो कि सारे कामकाज को देखता है, और इसके अधीन जितने भी लोग रहते हैं, इसके अधीन जितनी भी गवर्नमेंट रहती है, वो इसके प्रति उत्तरदायी रहती है, आंसरेबल रहती है. फेडरल में आप देखेंगे देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पर 2 या कुछ केसेस में किसी किसी देश में 2 से अधिक गवर्नमेंट भी देखी जा सकती है. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास on orders to the provisionals or local government. सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार रहता है कि वो लोकल गवर्नमेंट को आदेश दे सकती है. और फेडरल सिस्टम में the central government cannot order the state government to do something. फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात का अधिकार नहीं रहता है कि वो राज्य सरकार को किसी भी तरह का कोई आदेश दे सके. The central government is supreme and the administrative division exercise only powers that the central government has delegated to them. सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम रहती है यूनिटरी सिस्टम में. सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जितने भी हैं और उसकी पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही रहती है. देयर पावर्स में बी ब्रॉडेड एंड नैरोड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इन्होंने जो अपने अधीनस्थ गवर्नमेंट को, जो अपनी इनके नीचे लेवल की जो गवर्नमेंट है उसको जो भी पावर दिए हैं, समय समय पर इस पावर को वो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं. फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ऑन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट में राज्य सरकार जहां होती है वहां पर उसकी अपनी शक्तियां और अपने अधिकार रहते हैं. वो कई सारे मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल नहीं होती है. उसको उस बात का आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम होता है कि राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन द यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम. Now here we can see what makes India a federal country. इंडिया को हम किस बेसिस पर एक फेडरल कंट्री के नाम से जानते हैं. जैसा कि फर्स्ट आप देखेंगे, ऑल द फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एक फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी फीचर्स होते हैं भारतीय संविधान में, वो आपको सब के सब दिखाई देते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन of legislative powers between the union government and the state government. आपने देखा है कि भारत में जो सरकार बनती है वो 3 लेवल की सरकार रहती है और 3 तरह की लिस्ट रहती हैं. The 3 लिस्ट आर मेंशन बिलो. 3 अलग अलग तरह की लिस्ट रहती है जो कि काम को ठीक ढंग से वॉच करती हैं, देखती हैं कि उस लिस्ट में जो काम आ रहे हैं उसको, उसके प्रति सिर्फ वही जो गवर्नमेंट है वो उत्तरदायी होती है. पहला आप देखेंगे यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट में क्या होगा, इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. इसमें जितने भी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, सच एज द डिफेंस, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है देश की सुरक्षा, तो ये कौन डिस्कस करेगी, यूनियन लिस्ट करेगी. ये यूनियन लिस्ट के अंतर्गत ये मामला आता है और इसको सुपरवाइज कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी. करेंसी भी एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि जो मुद्रा है देश में, जो करेंसी चलना है, जो नोट इश्यू होते हैं, वो सब काम कौन देखती है, यूनियन गवर्नमेंट देखती है. आप देखते हैं नोट के ऊपर लिखा रहता है केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये सब किसके अधीन में आते हैं, किसके अंडर में आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के. द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट. इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आपने देखे, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, डिफेंस, करेंसी, इसके फील्ड में जितने भी लॉज बनाने हैं, इनसे जुड़े जो भी नियम कायदे और कानून बनाने हैं, उसको बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट करती है. द सेकेंड वन इज स्टेट लिस्ट. It contains subject of state and local importance such as police, trade, commerce,
एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। स्टेट लिस्ट है, राज्य सरकार किन कामों का लेखा जोखा रखती है, किन चीजों की निगरानी करती है। इसमें पुलिस आ जाती है, हर राज्य की अपनी एक पुलिस व्यवस्था रहती है। व्यापार है, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, खेती संबंधी, कृषि संबंधी जो नीति बनानी है, क्योंकि हर स्टेट में आप देखेंगे कि अगर हम सॉइल से लेकर बात करें तो रेन जो होती है इसकी क्वांटिटी क्वालिटी सब अलग अलग रहती है। मिट्टी आपको हर स्टेट में अलग अलग नजर आती है। बारिश की आप देखेंगे बारिश का जो अमाउंट है किसी स्टेट में बहुत ज्यादा अति वृष्टि हो जाती है, कहीं अनावृष्टि, कहीं कम बारिश होती है। तो उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार रहता है कि वो इन सब मामलों में जो भी रिलेटेड लॉज बनाने हैं, जो भी पॉलिसीज बनानी है, वो उनको बना सकती है। The state governments alone can make laws relating to the subjects mentioned in this list. क्लियर है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट ऊपर दिए हुए हैं इसके बारे में जो भी नियम बनाने हैं उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को रहता है। थर्ड वन एक इंपॉर्टेंट है, कॉन्करेंट लिस्ट। It includes subject of common interest to both the union government as well as the state government. अब आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज होते हैं जिसमें दोनों गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस या दोनों गवर्नमेंट का ओपिनियन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे हम बात करें, द लिस्ट इंक्लूड्स एजुकेशन। अब हम एजुकेशन की बात करें, मान लीजिए हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, तो अगर इसको लेकर गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी है तो वो स्टेट वाइज पॉलिसी नहीं बनाएगी। जैसे अभी आप रिसेंट एग्जांपल देखेंगे कि गवर्नमेंट ने शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। पिछले 34 सालों से जो शिक्षा नीति चली आ रही थी उसको गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बदल दिया। तो ये किसने करा? डेफिनेटली यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। और क्या वो जो डिसीजन लिया गया है वो पर्टिकुलर किसी स्टेट तक ही सीमित है? नहीं, आप देखेंगे कि वो जो एजुकेशन पॉलिसी है पूरे भारत के हर राज्य में समान रूप से लागू करना ही है उसको। फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, मैरिज को भी लेके आप देखेंगे एक शादी की जो औसत उम्र है या एक आयु जो गवर्नमेंट ने निश्चित कर रखी है वो लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। और ये सारी जगह एक ही तरह से एप्लीकेबल है। इसमें अगर कोई मान लीजिए इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसको इस स्थिति में सजा भी हो सकती है। Adoption and succession. Both the union as well as the state governments can make laws on the subjects mentioned in this list. इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए हैं इसमें जितना केंद्र सरकार को अधिकार है उतना ही राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको लेकर कानून बना सकती है। लेकिन इफ देयर लॉस कॉन्फ्लिक्ट, मान लीजिए वो किसी एक बात पर सहमत नहीं है और उनके बीच किसी तरह की विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है विद ईच अदर, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड। तो इस दिशा में, इस स्थिति में जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी वही मान्य माना जाएगा। ये कब होगा? जब मान लीजिए किसी एक मुद्दे पर दोनों गवर्नमेंट सहमत नहीं है। अदरवाइज इसमें ऐसे इश्यूज रहते हैं जो एक कॉमन इश्यूज रहते हैं और जिन पे आसानी से दोनों तरह की गवर्नमेंट जो है उस चीज के लिए एग्री हो जाती है। अब यहाँ आप देखेंगे 3 तरह की लिस्ट दिखाई दे रही है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। पहला आप देखेंगे, जैसा कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये आपको याद करने के लिए बहुत आसान रहेगा कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से आ रहे हैं मेन टॉपिक्स। फर्स्ट है हैज सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे रहते हैं। फिर यूनियन अलोन कैन मेक लॉज, यहाँ पर यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं इनको लेकर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। और ये जो हमने पढ़ा डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। स्टेट लिस्ट भी आपको पता है लोकल और स्टेट का इंपॉर्टेंस रहता है और यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज, खाली राज्य सरकार नियम बनाती है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें पॉलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये डिफरेंस ऐसा भी आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, या स्टेट लिस्ट बिटवीन द कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट में वापस से वही कॉमन मुद्दे आ जाएंगे। एज सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ टू सेंटर एंड स्टेट, बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन फ्रेम लॉज, दोनों तरह की गवर्नमेंट जो है नियम बना सकती है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें कौन इंटरफेयर करेगी? उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो ऑर्डर है उसको कंसिडर किया जाएगा। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्टेशन एंड सक्सेशन। यहाँ पर आप शिक्षा और फॉरेस्ट संबंधी, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्टेशन एंड सक्सेशन वाले मामले देख सकते हैं। यहाँ पर फिर इसी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में ब्लू कलर के सर्कल में, और जो कॉमन वाले इश्यूज हैं वो आपको ग्रीन कलर की
मर्ज करे हुए दिखाई देंगे। तो आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है यूनियन लिस्ट में कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर किए जाते हैं, कौन कौन से फील्ड्स जो हैं वो कवर किए जाते हैं। इसके अलावा आप कॉन्करेंट लिस्ट में देखेंगे और स्टेट लिस्ट में भी देखेंगे। तो ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपको फ्रेम हो सकते हैं। एंड नाउ हियर यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया। The next topic is sharing of power between the union government and state governments. किस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर को शेयर करती है। The sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. जो पावर को शेयर किया जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वही हमारे संविधान का ढांचा है, वही हमारे संविधान की मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है, आधार है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट को यह अधिकार नहीं है कि वो इसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन कर ले। एनी चेंज हैज टू बी फर्स्ट passed by both the houses of the parliament with at least 2/3 majority। कोई भी अगर चेंज करना है तो सबसे पहले पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, आपको पता है, उन हाउस में से सबसे पहले ये पास होगा। और पास भी किस कंडीशन में होगा, जब वहां के मेंबर के 2/3 जो मेंबर हैं वो इसको एग्री हो पास करने के लिए। इट हैज देन टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। इसके अलावा ये कहाँ जाएगा, लेजिस्लेचर के पास जाएगा। इसमें भी जितनी स्टेट है उसका तकरीबन हाफ स्टेट इस बात को लेकर एग्री होना चाहिए। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, मान लीजिए पावर डिवीजन को लेकर किसी भी तरह के डिस्प्यूट हमें देखने में आ रहे हैं, उस दिशा में द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। उस स्थिति में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार रहता है कि वह निर्णय ले सके। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टुडे। टुमारो आई विल डिस्कस सम मोर टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।